और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे मोदी सरकार के नए फैसले पर समाजवादी पार्टी के सांसद ने विवादित बयान दिया है। मोदी सरकार लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 करना चाह रही है और समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने शर्मनाक बयान देते हुए कहा है कि लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाने से वो और ज्यादा आवारगी करेंगे। बेटियों की शादी की उम्र के बारे में भी उचित फैसले लिए जाएंगे। तैंतालीस साल बाद मोदी सरकार एक बदलाव करने जा रही है। ये बदलाव लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर है। जी हाँ, शादी के लिए लड़कियों की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। अब मोदी सरकार मौजूदा कानून में संशोधन करके इसे लागू करेगी। लेकिन बेटियों के लिए मोदी सरकार के इस बदलाव में समाजवादी पार्टी पलीता लगाने आ गई है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी गई तो लड़कियों को ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे और जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी और वरना इसे ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। आपने बड़ी पुरानी कहावत सुनी होगी, जुबान से निकली बात और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आते। शफीकुर रहमान बर्क जो बोल गए उनको बीजेपी ने फौरन लपक लिया और यूपी के चुनावी मौसम में इसे तगड़ा मुद्दा बना दिया है। वो जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं वहाँ आवारागर्दी के सिवा हुआ क्या है आज तक। आज भी सोच उनकी इस मानसिकता की तरफ ये जो उनका बयान है, बार बार कभी तालिबान के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं तो कभी आतंकियों के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं, कभी जिन्ना के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं और अब उन्होंने हमारी देश की बच्चियों के लिए जिनका भविष्य उज्जवल हो, जो देश की मुख्य धारा में जुड़े, जिनको एक पर्याप्त समय मिले कि ताकि वो समझ सकें कि उनका परिवार जब होने लगे, जब परिवार जुड़ने लगे, उसके लिए अगर एक संविधान और कानून लाया गया है जो सर्व समाज के लिए लाया गया है, तो उसमें शफीकुर रहमान बर्क हो या समाजवादी पार्टी के और नेता इस तरह के वक्तव्य देकर ये बताना चाहते हैं कि आवारा कौन है और अनुशासित कौन है। आपने जब 21 साल एज कर रहे हैं, खासतौर से 16-17 साल की उम्र में बच्चियों के प्रपोजल्स बहुत अच्छे आते हैं, उसके बाद ढूंढते रहते हैं लोग, वो और डिले हो जाती है शादी। डिले होने से दो नुकसान है, एक तो इनफर्टिलिटी का चांस है, औलाद नहीं होती, और दूसरा है आपके औलाद उस एज में हो रही है जब आप बुढ़ापे में आ गए, जब आपकी लाइफ अपने आखिरी डिकेड में चल रही है, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो हम एक नेचुरल साइकिल को ब्रेक कर रहे हैं। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है और किस प्रकार से केवल एक कट्टरवादी वोट बैंक को खुश रखने के लिए महिला विरोधी स्टैंड लेने की जो फितरत है समाजवादी पार्टी की, ये फिर से एक बार सामने निकल कर आई है। अब बर्क साहब के पास इस बयान से पलटने के अलावा दूसरा चारा नहीं था। लिहाजा जैसा कि राजनीति में पुराना चलन है, मेरे बयान का ये मतलब नहीं था। शफीकुर रहमान भी अपने बयान पर परंपरागत पैंतरा आजमाते हुए नजर आए। आवारा नहीं, आवारा क्यों कहेंगे हम अपनी बेटियों को आवारा कहेंगे? नहीं, ये नहीं, माहौल खराब है, माहौल खराब से बच जाएंगी तो हम अपनी बेटियों का ख्याल रखना पड़ता है कि हम कोई उसके साथ कोई गलत हरकत नहीं हो जाए। अब समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ये तो कह रहे हैं कि उन्होंने लड़कियों को आवारा नहीं बोला, लेकिन लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के वो पूरे तरह से खिलाफ हैं। एक शौहर के यहाँ ससुराल में जाएगी, वहाँ पर पाबंदियां ज्यादा हो जाएंगी। वही तो हम कह रहे हैं, तो उसको पढ़ने दीजिए। आप कह रहे, खुद ही कह रहे हैं कि पाबंदियां ज्यादा लग जाएंगी, तो पाबंदियां लग जाएंगी, इससे पहले वो अपने पिता के घर पे, माँ घर पे पढ़े। कोई नहीं लगाएगा, पढ़ने पर पाबंदी थोड़ी लगाएगा। आपको लगता नहीं महिलाओं को अपना खुद का डिसाइड करना चाहिए कब शादी करनी और कब नहीं करनी? डिसाइड ये है कि अब वो जाके वहाँ भी डिसाइड कर सकती है कि भाई मैं पढ़ना चाहती हूँ, वो पढ़ लेंगी, तो ससुराल वाले मना थोड़ी करेंगे पढ़ने के लिए। बहुत अच्छा फैसला है, बहुत पहले होना चाहिए था। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। अब 21 साल की उम्र में ग्रेजुएट होगी कम से कम, या कोई प्रोफेशनल पढ़ाई कर रही होगी, वो पूरी कर सकेगी। कोई न कोई प्रेस का व्यक्ति जाता है और कुरेदता है कोई न कोई, इसलिए वो कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। समाजसेवी संगठन मोदी सरकार के इस फैसले को बेहतरीन मान रही है और समाजवादी पार्टी के सांसद उसे खराब बता रहे हैं।
हम आपको बता दें कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से की थी और इस घोषणा पर सरकार अब आगे बढ़ रही है। उनकी शादी की सही आयु क्या हो, इसके लिए हमने कमेटियां बना की रचना की है। उसका रिपोर्ट आते ही बेटियों की शादी की उम्र के बारे में भी उचित फैसले लिए जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक सरकार के इस फैसले से देश के करीब 4.5 करोड़ लड़कियों का फायदा होगा। 2021 में हुई जनगणना के हिसाब से देश के 18 वर्ष की उम्र की करीब 1 करोड़ 29 लाख लड़कियां हैं। करीब 1 करोड़ लड़कियों की उम्र 19 वर्ष है। करीब 1 करोड़ 39 लाख लड़कियों की उम्र 20 वर्ष है और देश में 21 वर्ष की करीब 1 करोड़ 94 लाख से ज्यादा लड़कियां हैं। कुल मिलाकर देखें तो देश में 18 से 21 वर्ष की लड़कियों की संख्या 4 करोड़ 64 लाख है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की मांग पिछले काफी समय से की जा रही थी। समाज शास्त्रियों का मानना है कि शादी की उम्र कम होने से कम उम्र में लड़कियां मां बनती हैं, जिससे मां और बच्चे की सेहत पर काफी बुरा असर पड़ता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद इसे समझने के लिए तैयार नहीं हैं। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ सुप्रिया भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। यूपी में सियासी मौसम के बीच कोरोना का जिन एक बार फिर से बाहर आ गया है। कांग्रेस ने यूपी सरकार से कोरोना के दौरान मौत का आंकड़ा मांगा, जिस पर सरकार ने साफ कहा है कि दूसरी लहर में किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर की ये तस्वीरें आपको याद होंगी। ऑक्सीजन के लिए तरसते लोग याद होंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लंबी कतारें याद होंगी। अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन खत्म होने के नोटिस याद होंगे। लेकिन यूपी विधानसभा में जब सरकार से ऑक्सीजन से होने वाली मौत का आंकड़ा पूछा गया तो सरकारी आंकड़े के मुताबिक यूपी में एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। विधान परिषद में कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने ऑक्सीजन पर यूपी सरकार से सवाल किए तो स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह की तरफ से जवाब भी देख लीजिए। सवाल, क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में बताएंगे कि यूपी में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना की दूसरी लहर में मौत हुई है? जवाब, यूपी में कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु सूचित नहीं की गई है। सवाल, यदि मौत हुई है तो लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर में इसकी संख्या कितनी थी? जवाब, प्रश्न नहीं उठता। सवाल, क्या विवरण सदन में मेज पर रखेंगे? जवाब, प्रश्न नहीं उठता। यूपी सरकार के आंकड़े कहते हैं कि यूपी में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। इस जवाब में विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और मौका दे दिया। के भाषण में कहा जा रहा है कि वो सस्टेनेबल गोल्स को, जो सस्टेनेबल गोल्स हैं यूएन के, सस्टेनेबल गोल पे काम कर रहे हैं और नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। जिस तरह कोरोना में लोगों की जान गई है, एक परिवार वाला ही समझ सकता है परिवार के लोगों का दुख। जिसका परिवार नहीं, वो कैसे दुख समझेगा परिवार का? इसीलिए सरकार से ये जवाब आया है कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान नहीं गई है। हालांकि सवाल सिर्फ यूपी का नहीं, हर राज्य खुद को इस मामले में पाक साफ बताता है। संसद में जब ऑक्सीजन की कमी से मौत के आंकड़े का जवाब मांगा गया तो पंजाब को छोड़कर देश के 19 राज्यों ने ऑक्सीजन से एक भी मौत न होने की बात कही थी। वो ऑक्सीजन जिसकी किल्लत ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था। सुप्रीम कोर्ट को आदेश जारी करने पड़े थे, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं कि ऑक्सीजन की कमी से किसी भी माँ का लाल छीना, किसी मायूस को अनाथ किया, किसी औरत को विधवा किया। आज तक ब्यूरो। कोरोना दुनिया भर में एक बार फिर कहर बरपा रहा है। जी हां, भारत में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। कोरोना का नया वेरिएंट 12 राज्यों तक फैल चुका है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं केरल में 2 नए केस की पुष्टि हो चुकी है। संक्रमितों की संख्या राज्य में 7 हो गई है। ब्रिटेन की बात करें तो वहां कोरोना का डबल अटैक हुआ है। 24 घंटे में 93,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या भी 15,000 के करीब पहुंच चुकी है। देश में ओमिक्रॉन का पहला केस 2 दिसंबर को आया था और तब से लेकर लगभग 15 दिनों में ओमिक्रॉन ने देश के 12 राज्यों में एंट्री कर ली है। अब कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत के खिलाफ अपनी सेंचुरी पूरी कर चुका है। ऐसे में इस बार अभी से सावधानी बरतने की जरूरत है।
अब वक्त आ गया है कि भारतीय सावधान हो जाएं। वक्त आ गया है कि जो लापरवाही मास्क पहनने या सोशल डिस्टेंसिंग में बरती जा रही थी, वो छोड़ दी जाए। वक्त आ गया है कि ओमिक्रॉन को गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि वो दिन हम सब ने देखा है जब डेल्टा वेरिएंट के दौरान बरती गई लापरवाही से देश में हाहाकार मच गया था। अस्पतालों में भी जगह नहीं थी, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें थी और शमशान घाटों पर आग बुझ नहीं पा रही थी। मात्र 15 दिनों में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने 100 से ज्यादा मरीजों को अपनी चपेट में ले लिया है। ये कितना खतरनाक है, ये अभी तक पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये डेल्टा से ज्यादा संक्रामक है, ये बात हर वैज्ञानिक मानता है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली को लीजिए। कल दिल्ली में 10 केस थे और आज 20 से ज्यादा केस हैं। आपको ये भी बता दें कि तकरीबन 40 सैंपल्स का जीनोम सीक्वेंसिंग हुई थी, उसमें से तकरीबन 10 पॉजिटिव मरीज मिले। साफ तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है और डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन तभी बचा जा सकता है जब अलग अलग तरीकों से हम अपने आप को बचाएं। इन सब के बीच दिल्ली सरकार लगातार तत्पर है, एक के बाद एक कड़े कदम उठा रही है ताकि कम से कम राजधानी में दहशत न फैले। अचानक से बढ़े कोरोना के मामलों ने केंद्र और राज्य सरकारों को परेशान कर दिया है। तमाम तैयारियों के बावजूद दिल्ली में ओमिक्रॉन ने अचानक रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली में भी हमारे यहाँ लोकनायक में इसको डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल बनाया ओमिक्रॉन के केयर के लिए। अभी हमारे पास 10 पेशेंट्स ओमिक्रॉन के एडमिट हैं, जो कि जीन सीक्वेंसिंग से कंफर्म हुए। देश के ही कई वैज्ञानिक इस बात की आशंका जाहिर कर चुके हैं कि जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट संक्रमण की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार था, ठीक वैसे ही ओमिक्रॉन वेरिएंट तीसरी लहर ला सकता है। इसका शुरुआती ट्रेलर दिल्ली में दिखा है। दिल्ली में 14 दिसंबर को ओमिक्रॉन के 6 केस थे, 15 दिसंबर को 8 हो गए, 16 दिसंबर को ये संख्या 10 हो गई, 17 दिसंबर को ये संख्या 22 है। देश में इस वक्त सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में हैं। यहां अभी तक 30 से ज्यादा मामले आ चुके हैं और धारा 144 लगाकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया जा रहा है। ओमाइक्रॉन के बढ़ते केसेस को देखते हुए मुंबई पुलिस ने बचाव के तौर पर धारा 144 मुंबई में लागू कर दी है। आपको बता दें, दिसंबर 16 से लेकर दिसंबर 31 की रात के 12 बजे तक ये धारा मुंबई में लागू रहेगी। इसके तहत 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर जमा नहीं हो सकते। जहां पर भी कोई पब्लिक गैदरिंग होने वाली थी, उन्हें कैंसिल कर दिया गया है और इसके अलावा जो भी इवेंट होंगे, उन इवेंट्स में सिर्फ 50% लोगों को अलाउ किया जाएगा। हालांकि बावजूद इसके कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है। कई सेलिब्रिटी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। ये तस्वीर मुंबई के पाली हिल इलाके की है। इसी वास्तु बिल्डिंग में आलिया भट्ट रहती हैं। बीएमसी के कर्मचारी बिल्डिंग को सैनिटाइज कर रहे हैं। दरअसल आलिया करण जौहर की उस पार्टी में थी जिसमें करीना कपूर आई थी। करीना कपूर हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। 8 दिसंबर को करण जौहर के घर जो गेट टुगेदर हुआ था, उसके बाद कोरोना संक्रमण के केसेस सामने आने लगे थे, जहां पर सबसे पहले सीमा खान जो सोहेल खान की पत्नी है, उनको कोविड पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद ऐसे कितने ही लोग थे जिनको कोविड पॉजिटिव पाया गया और बीएमसी अलग अलग जगह उसके बाद सैनिटाइज करती है और सैनिटाइजिंग करने पहुंचती है। ऐसे में आज बांद्रा के पाली हिल इलाके में बीएमसी पहुंची है। वास्तु बिल्डिंग में ये आलिया भट्ट का घर है और यहाँ कुछ ही समय पहले बीएमसी के कर्मचारी और एक सैनिटाइजेशन व्यक्ति जो पीपी किट पहना हुआ था वो यहाँ पहुंचा था और उन्होंने इसके प्रीमाइस को जो है वो सैनिटाइज किया है। अगर बीएमसी की माने तो बीएमसी का कहना यह है कि सैनिटाइजेशन इसके लिए किया गया है क्योंकि जिस वक्त से संक्रमण फैला उस वक्त आलिया भट्ट पार्टी में थी और सबसे ज्यादा हाई रिस्क कॉन्टैक्ट जो है वो मानी जा रही है। ऐसे में इसी के लिए ये सैनिटाइजेशन उनके घर के बाहर किया गया है। विदेशों से आने वाले लोगों की सख्त स्क्रीनिंग और कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। बावजूद इसके कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या और खासकर ओमिक्रॉन से प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ी है। तेलंगाना का हाल भी कुछ अलग नहीं है।
तेलंगाना में शुक्रवार तक 9 ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ चुके हैं। केसेस की लगातार बढ़ती संख्या ने तेलंगाना हेल्थ डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया है। अब तक राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर करीब 6000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स को स्क्रीन किया गया है। इन पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग के दौरान ये नए मामले सामने आए हैं। 8 केसेस में से मात्र 2 केसेस ऐसे हैं जो हिंदुस्तानी मूल के हैं, बाकी केसेस विदेशी मूल के पेशेंट्स के हैं। देश के 11 राज्यों में कोरोना के ओमिक्रॉन से पीड़ित मरीज सामने आ चुके हैं और वो भी केवल 15 दिनों के अंदर। यानी डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन वेरिएंट कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इसीलिए पूरे देश को अभी से एक्स्ट्रा खबरदार रहना होगा। दिल्ली से रामकिंकर सिंह, हैदराबाद से आशीष पांडे और मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ पारस दामा, आज तक। अब खुद अंदाजा लगाइए कि सबसे ज्यादा वैक्सीन कवरेज वाले देश में शामिल अमेरिका और ब्रिटेन को ओमिक्रॉन ने इतनी बुरी तरह से जकड़ लिया है, तो भारत जैसे देश में ओमिक्रॉन अगर बेकाबू हो गया तो कितना नुकसान हो सकता है। कोरोना के इस नए वेरिएंट को दुनिया के देशों ने सबसे घातक वेरिएंट मानना शुरू कर दिया है और इससे निपटने के तरीके खोजे जा रहे हैं। दोनों डोज लगवाने के बाद भी ओमिक्रॉन के डर से अगर आप बूस्टर डोज लेने की तैयारी कर रहे हैं तो सब्र कीजिए, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। बूस्टर डोज पर यही सरकार की नीति है। हमेशा इस सवाल के ऊपर सरकार की नजर रही है। साइंटिफिक इवैल्यूएशन, डेटा एनालिसिस, ये सब कंटिन्यूसली दिया जाता है और इसके बारे में जो फैसला साइंस ड्रिवन होगा वो टाइमली फैसला लिया जाएगा। बूस्टर डोज को लेकर भारत सरकार की नीति अभी भी वेट एंड वॉच वाली है। वेट WHO के निर्देशों का किया जा रहा है और वॉच उन देशों को किया जा रहा है जहां ओमिक्रॉन की वजह से इमरजेंसी में बूस्टर डोज की शुरुआत हो चुकी है, जिनमें अमेरिका भी शामिल है। If you're vaccinated, you have your booster shot, you're protected from severe illness and death. Period. Number 2, booster shots work. 3, boosters are free, safe, and convenient. About 60 million people have been boosted. So go get your shot today. वैसे तो दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में बूस्टर डोज लगाई जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई बूस्टर डोज ओमिक्रॉन पर कारगर है और क्या बूस्टर डोज लगवाना जरूरी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक ओमिक्रॉन के खिलाफ फाइजर और मॉडर्ना कंपनी के वैक्सीन की 2 डोज 33% तक ही असरदार हो रही हैं। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने एक रिसर्च में कहा है कि मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन की बूस्टर डोज लेने के बाद ओमिक्रॉन के खिलाफ 70 से 75% इम्यूनिटी हासिल हो रही है। इजराइल में बूस्टर डोज को लेकर हुआ रिसर्च बताता है कि वैक्सीन का बूस्टर डोज कोरोना ओमिक्रॉन के गंभीर लक्षणों को रोकने में 93% तक कारगर है। इन नतीजों के आधार पर ही दुनिया के कई देशों में बूस्टर डोज पर बहुत जोर दिया जा रहा है। हालांकि भारत में बूस्टर डोज पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इसकी मांग जरूर की जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड की बूस्टर डोज को मंजूरी देने की मांग की थी, जिसे फिलहाल नामंजूर कर दिया गया है। देश के शीर्ष जीनोम वैज्ञानिकों के पैनल इंसाकॉग ने 29 नवंबर को देश के 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और हाई रिस्क कैटेगरी के लोगों को बूस्टर डोज देने की मांग रखी थी। वैज्ञानिक और हेल्थ एक्सपर्ट्स भी ओमिक्रॉन के खिलाफ बूस्टर डोज की जरूरत महसूस करते हैं। Booster dose must be needed. Some suggestion came from the medical authorities, experts. That's why we are requesting the central government. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग ने तय किया है कि बूस्टर डोज पर फैसले के लिए वो विश्व स्वास्थ्य संगठन की नीति पर ही चलेगा। सरकार पहले भी साफ कर चुकी है और आज एक बार फिर क्लियर कर दिया कि उसकी प्राथमिकता सबसे पहले पूरी वयस्क आबादी को 2 डोज देने का टारगेट पूरा करने पर है।